बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students and viewers, welcome to our next video. I am Rustam Shehzad from YouTube channel Friends Science Club. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। कि हमने इससे पिछले लेक्चर में चंद एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। और आज की डिस्कशंस के कंटेंट कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर, उसके बाद नल वेक्टर, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और एंड पे डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला कंटेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि हम किस तरह से एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराने के 3 मेथड्स हैं, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद पॉजिटिव स्केलर। यहाँ पे पॉजिटिव स्केलर का मतलब होगा पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी या सिंपली नंबर्स। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर पॉजिटिव नंबर, लेट्स सपोज n, a new vector n a is taken having same direction as a but magnitude having n times of a। कि जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को, लेट्स सपोज वेक्टर a को एक स्केलर पॉजिटिव नंबर n से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा n a, जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से a की है, लेकिन मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगी a के। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर n की बजाय हम ले लेते हैं 2। तो जब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड a के मुकाबले में 2 गुना होगी, यानी 2 टाइम्स होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ नेगेटिव स्केलर। कि जब हम एक नेगेटिव स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे एक वेक्टर के साथ, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर नेगेटिव नंबर, लेट्स सपोज -n, a new vector -n a is taken having opposite direction as a but magnitude having n times of a। कि जब हम एक वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर -n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगा -n a, जिसकी मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स ग्रेटर देन a होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू a होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है जिसे हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। -n की बजाय हम यहाँ पे n को कंसीडर कर रहे हैं -2, तो हमें एक न्यू जो वेक्टर मिलेगा -2a, उसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ग्रेटर होगी a से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑफ a। तो इसी तरह से नेक्स्ट वन, थर्ड वन केस हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद द स्केलर क्वांटिटी। पहले 2 केसेस में हम सिंपली स्केलर नंबर्स की बात कर रहे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी से। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी, लेट्स सपोज इसे भी n ही ले लेते हैं, तो एक न्यू वेक्टर मिलेगा, देन n a विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें अब स्केलर क्वांटिटी को जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। और इस क्वांटिटी की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, किस तरह से होगी, तो हम कहते हैं एंड न्यू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशंस ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ 2 क्वांटिटी व्हिच वर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो हमारा मकसद ये है कि जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जो कि वेक्टर होगी, और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसी तरह से होगी जिस तरह वेक्टर ए की थी, लेकिन उसके डायमेंशंस
दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशंस के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो देखते हैं ज़रा किस तरह से। तो लेट्स सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, हम इसे मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं मास m के साथ, तो हमें जो एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, मोमेंटम। किस तरह से कि लेट्स सपोज हमारे पास मास और वेलोसिटी, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें जो न्यू क्वांटिटी मिल रही है वो क्या है, मोमेंटम, जिसे डिनोट किया जाता है p के साथ। अब जरा इसके यूनिट्स को चेक करें तो हमें पता है मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम के यूनिट बनेंगे वो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और अगर से इसके डायमेंशन देखें तो वो हमारे पास बन जाएंगे ml/t इनवर्स, जो कि प्रोडक्ट है डायमेंशन ऑफ मास और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का। तो सेम इसी तरह से केस है हमारे पास न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में F = ma। यहाँ पे m देखें तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और a एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, फोर्स का। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हम कहते हैं एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट जैसे लफ्ज़ से डिनोट किया जाता है, लफ्ज़ से समझा जा सकता है कि यूनिट मीन 1, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो जब इस वेक्टर की मीन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर इसे क्यों लिया जाता है, तो हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना हो तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को ए और इसके ऊपर हैट का निशान यानी हैट सिंबल के साथ से डिनोट किया जाता है, और इसे पढ़ा कैसे जाता है, विच वी कैन रीड एज ए हैट या ए कैप। तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है तो इस वेक्टर के हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को सिंपली ए के साथ डिनोट कर देते हैं और इसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल यूनिट वेक्टर की। तो हम कहते हैं कि एक्स, वाई और जी एक्सेस में भी यूनिट वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। एक्स के साथ क्या होगा, वाई के साथ क्या होगा और जी के साथ क्या होगा। तो वन बाई वन जरा देखते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन स्पेस एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस के साथ। तो एक्स एक्सेस के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए क्या लगाया जाता है, यूनिट वेक्टर आई। इसी तरह से वाई एक्सेस की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर जे, और जी एक्सेस के यूनिट वेक्टर के यूज किया जाता है। तो इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास कॉमन एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, एक कॉमन वेक्टर है आर। तो इस आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, आर हैट या आर यूनिट वेक्टर एज दिस इज होल वेक्टर आर, और इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आर हैट यूज करते हैं, जो कि यूनिट वेक्टर ऑफ आर है। इसी तरह से अगर हमारे पास नॉर्मल अगर हमने किसी सरफेस का ड्रा करना हो तो उसके लिए भी यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है एन। लेट्स सपोज दिस, ये हमारे पास एक सरफेस है, तो इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर किस तरह से डिनोट किया जाएगा, बाय यूजिंग एन हैट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नल वेक्टर की, कि नल वेक्टर क्या होगा। अब जैसे कि वर्ड से डिनोट किया जाए, नल से ही समझा जा सकता है कि नल मीन नथिंग, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इन
एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होगा? आर्बिट्रेरी हम किसी भी ऐसी टर्म को कह सकते हैं जो हमारे पास प्रूव्ड ना हो, जिसको अभी तक समझा ना गया हो। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी टर्म को हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कह रहे हैं, आर्बिट्रेरी। तो इसके बाद हम बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और इसके डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इन एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी गुत्थी, एक ऐसी टर्म जिसे अभी तक प्रूव्ड ना किया जा चुका हो, तो ऐसी टर्म को हम आर्बिट्रेरी टर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे नल वेक्टर के डायरेक्शन को भी हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कह रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन अभी तक फाइंड आउट नहीं की जा सकी। तो फिर जब इसकी मैग्नीट्यूड 0 है तो इसको फिर क्यों यूज किया जाता है? तो हम कहते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए नल वेक्टर को यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक वेक्टर है a और हम a में से a को माइनस करके लिखना चाहते हैं, तो a प्लस माइनस a, इसका आंसर क्या लिखें? नल वेक्टर के बगैर इसे कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी टर्म्स को, ऐसी कंडीशन को सॉल्व आउट करने के लिए जिनमें दो वेक्टर इस तरह से लिए गए हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस टर्म को कंप्लीट करने के लिए नल वेक्टर यूज किया जाता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफिकली शो किए हुए हैं कि एक वेक्टर ए है और इसके बाद ये माइनस ए वेक्टर है, तो इसे किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल मीन बराबर, क्या बराबर होगा, क्या सेम होगा? तो हम कहते हैं द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशंस, कि एक ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। हाँ, अगर उनमें कुछ डिफरेंट हो तो वो क्या हो? पोजीशन का डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? इक्वल वेक्टर्स का। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है a, तो इसका इक्वल वेक्टर क्या होगा? कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो एक्स वाई में लाई करे, जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिस तरह से a की डायरेक्शन है और उसकी मैग्नीट्यूड भी a के ही बराबर हो, तो a और b दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात नोट करने की है, क्या? पैरेलल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल वेक्टर, के ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह से ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, के तमाम इक्वल वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे। बट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर नॉट, but equal vector are not parallel vector because their magnitude may be differ. All equal vector are parallel, के तमाम इक्वल वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन तमाम के तमाम पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करने से पहले हम सिंपली बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होंगे? तो हम कहते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, के किसी भी वेक्टर की किसी भी डायरेक्शन में जो इफेक्टिवनेस होगी, जो इफेक्टिव वैल्यू होगी, उसे हम नाम देते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर है तो वो अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा, जिसे हम बाद में प्रूव करते हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होंगे? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a, जिसे हम प्लेन में लेंगे और इसका एंगल हमारे पास क्या होगा?
थीटा विद एक्स एक्सिस। तो इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में हम एक वेक्टर ले रहे हैं ए, जिसे लाइन ओ पी के जरिए हम डिनोट कर रहे हैं, जिसका एंगल है थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ड्रा करने हैं, तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट वन, फॉर एक्स एक्सिस ड्रा प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसे हम नाम दे रहे हैं ओ एम का, जो कि बराबर है यहाँ पे एन पी के। तो ओ एम हो या एन पी हो, तो हम इसे क्या नाम देंगे? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जिसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एक्स आई से। तो इसी तरह वाई कंपोनेंट ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे ओ एन, जो के बराबर है यहाँ पे एम पी के। तो ये ओ एन हो या एम पी हो, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वाई जे के साथ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए किसके बराबर होगा? वेक्टर ए इज द रिजल्टेंट ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मीन ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। इसी तरह से अगर हमने इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से कह सकते हैं? और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें कि ए एक्स और ए वाई आपस में क्या है? राइट एंगल पे हैं, तो इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कह सकते हैं। तो अब हम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ओ एम पी। तो इस ओ एम पी में हमारे पास एंगल है क्या? थीटा। और हम जानते हैं कि हमारे पास cos थीटा किसके बराबर होगा? ओ एम डिवाइडेड बाय ओ पी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं ओ एम की वैल्यू, तो ओ एम विल बी इक्वल टू ओ पी कॉज ऑफ थीटा। तो अब ओ एम क्या चीज़ है हमारे पास? एक्स कंपोनेंट, तो इसे हम नाम दे रहे हैं ए एक्स का। और इसके बाद ओ पी हमारे पास क्या था? वेक्टर ए। तो यहाँ पे हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वन कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विल बी ए कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को यूज करेंगे। तो वो हमारे पास साइन थीटा क्या होगी? एम पी ओवर ओ पी। तो इस तरह से ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए साइन ऑफ थीटा। तो इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पिछले केस में हमने अभी देखा कि हमारे पास एक वेक्टर है, तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन हो तो वेक्टर को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं? तो किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे भी वही पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ही यूज कर रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे थे ओ एम पी का। तो इस पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करें तो वो हमारे पास बनेगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो अब ओ पी क्या है हमारे पास? ओ पी इज इक्वल टू ए, तो ए का स्क्वायर, ओ एम हमारे पास है ए एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर, और एम पी इज इक्वल टू ए वाई। तो नेक्स्ट वन आ जाएगा ए वाई स्क्वायर। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या गेन हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम फाइंड आउट करेंगे थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? बाय यूजिंग tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? एम पी ओवर ओ एम। तो एम पी हमारे पास क्या है? ए वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ ए, और ओ एम हमारे पास क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। इसी तरह से अगर हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan दूसरी साइड पे मीन राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा?
इनवर्स, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। तो इसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की, किसी भी हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करे, एक्सप्लेन करे विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो हम पोजीशन वेक्टर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द वेक्टर विच डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो हम इसे ड्रा कैसे करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम कहते हैं it is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincide with the origin and head with the point P। और इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? तो हम कहते हैं अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? R इज इक्वल टू, इसे लिखा कैसे जा सकता है? तो हम कहते हैं R इज इक्वल टू AI प्लस BJ। तो यहाँ पे A और B क्या है? A एंड B आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड, और I और J हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर्स। और इसी तरह से अगर हमने इसकी यानी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और इसी तरह से अगर हम 3 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इसके लिए हमारे पास इसके एंड पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 की बजाय 3 हो जाएंगे, A B और इसके साथ ऐड हो जाएगा क्या? C। तो इसी तरह से अगर हम इसे लिखेंगे तो 3 डायमेंशनल या स्पेस में तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। और इसी तरह से पोजीशन वेक्टर R इन स्पेस में इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बनेगी? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ये था हमारा आज की डिस्कशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।